हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 1 जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये आप लोग के लिए लेक्चर है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मैंडेटरी है चैनल को सब्सक्राइब करना और रेगुलरली जो मैं आपको यहाँ पर लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूं उनको आपको फॉलो करना है। और जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं लेक्चर्स के दौरान उसको आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। और इस 100% की गारंटी जो है ये आप चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। आपको बकायदा लिंक्स आप पे क्लिक करोगे, वीडियो देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपके कवर कराता हूं उन्हीं से रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी टॉपिक्स मैंने यूपीएससी 2020 एग्जाम के 1 से 1.5 साल पहले कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो जो भी टॉपिक्स मैंने यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। आप प्रूफ वीडियो में जो है वो चेक कर सकते हैं, राइट। और फिर रेगुलरली वीडियोस को देखिए। और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की आपकी तैयारी होती है, फुल फ्लैश तैयारी होती है, सभी सोर्सेज से अपन यहाँ पर न्यूज को कवर करते हैं, राइट। और आज की जो टॉपिक्स जो अपन कवर करने जा रहे हैं वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये टॉपिक्स हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे, राइट। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो इसकी फीस है, पीडीएफ पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है आपको, जिसमें डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, हैंडआउट नोट्स आपको दिए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ का दिया जाता है रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर आपको मंथली एमसीक्यू चाहिए, यानी कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए एमसीक्यू के, तो मिनिमम 150 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होते हैं। और ये आपको 50 रुपीज की फीस में प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। और अभी एक ऑफर भी है, अगर आप 12 महीने की एडवांस पेमेंट करते हैं, एडवांस फीस देते हैं, तो आपको ये मतलब करंट अफेयर्स की जो ये पैकेज है ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ आपको फ्री में ये एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप 12 महीने की एक साथ पेमेंट करते हैं तो 1800 फीस की जगह आपसे मात्र 1200 फीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी। और जिसमें आपको फ्री पीडीएफ जो है वो एमसीक्यू की प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसकी वर्थ कॉस्ट जो है वो 600 रुपए, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप सिंपली फीस को पे कर सकते हैं और फीस का पेमेंट जो है वो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल दी हुई है, बैंकिंग डिटेल्स आपको मिल जाएगी पूरी, तो उसको आप यूज करके जो है वो फीस पे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आपके पेमेंट का। स्क्रीनशॉट में आपको रेफरेंस नंबर दिखाई देगा या फिर यूटीआर नंबर होता है, ठीक है, यूटीआर नंबर, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो वो अगर वहां पर आपको दिख रहा है 03 समथिंग से वो शुरू होता है, तो वो आपके स्क्रीनशॉट पे दिखना चाहिए, तो वो डिटेल स्क्रीनशॉट होता है। फिर आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और किस महीने का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए ये पूरी डिटेल मेंशन करने के बाद आप kamlakshjha@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। और आप जब ईमेल करेंगे तो आपको विद इन 24 आवर्स ऐड कर लिया जाएगा, राइट। और जो भी स्टूडेंट अभी जनवरी से जिन्होंने एनरोल किया है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ये वैसे तो आपको पहले दिन ही जो है वो कर दिया जाता है, अभी जो है वो दिन मतलब अभी तो जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ जब दिन जो है वो खत्म हुआ नहीं होगा आपका, राइट। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ही जैसे ही आप ये लेक्चर फिनिश कर लेंगे, देख लेंगे, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका ईमेल, आपको एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो फेसबुक पर आप मैसेज करके मुझसे करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ सकते हैं या फिर पेड पैकेज से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो आप 9713282838 ये मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर लीजिएगा। इस नंबर पर एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे जो भी आपको जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम पर है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिएगा, टेलीग्राम का अपना एक चैनल है और एक ग्रुप भी है, उसकी लिंक दी हुई है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो आपका समय ना वेस्ट करते हो, फटाक से अब लेक्चर को शुरू कर। गाइज आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर सबसे ऊंचाई पर मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहां पर लोकेटेड है, तो आपको लेह पता होना चाहिए। ये लेह लद्दाख में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 3500 मीटर की हाइट पर ये हम लोग को एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर देखने को मिल रहा है, जिसका भी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है। और ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। मौसम से रिलेटेड जो है ये जानकारी प्रोवाइड कराएगा, मौसम विज्ञान केंद्र ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। एडवांस में बताएगा कि मौसम जो है वो क्षेत्र में किस प्रकार का होने वाला है आने वाले समय में, राइट। और ये जो क्षेत्र है गाइस, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक एरिया भी हम लोग को नजर आता है। हमारी डिफेंस फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट करती हैं, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी पता होना चाहिए कि वेदर जो है वो किस प्रकार का होने वाला है, क्योंकि कई बार ऑपरेशंस वगैरह जब फोर्सेस कंडक्ट करती हैं तो वो वेदर की भी जानकारी रखती हैं ऑपरेशन वगैरह या मिशन वगैरह कंडक्ट करने से पहले। तो ये हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर काफी ज्यादा मदद करेगा।
और साथ ही साथ यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल जब टूर वगैरह करने जाते हैं तब वो पहले से, जैसे आप भी कभी घूमने जाते होगे कहीं किसी एरिया पर, जैसे कि अगर नॉर्थ साइड पे जा रहे हो आप, तो आप पहले से, जैसे शिमला मनाली भी लोग जाते हैं तो पहले से वो देखते हैं कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी पूरी व्यवस्था करते हैं, राइट। तो टूरिस्ट की भी ये काफी ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर है, जैसे कि नुब्रा। ये टूरिस्ट प्लेस की थोड़ी सी आप जानकारी रखिएगा कि ये जो टूरिस्ट प्लेस जो है, यानी कि लोकेशन वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये फलाना लोकेशन कहाँ पर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कारगिल के बारे में तो ऑलरेडी लोग जानते हैं, आर्यन वैली पूछ लिया है कि आर्यन वैली कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए लेह लद्दाख में ये आर्यन वैली हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा खालसी हो गया, धा बाईमा जिसको आर्यन वैली कहते हैं, द्रास हो गया, जांस्कर हो गई, कारगिल के बारे में आप जानते ही हैं, पैंगोंग लेक हो गया, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार टॉपिक ये पैंगोंग लेक का न्यूज में है ही, राइट। इसके अलावा चैंगथैंग हो गया और नुब्रा हो गया, नुब्रा वैली। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए कि ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है, और भी काफी टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर, तो जहां पर ये वेदर फोरकास्टिंग की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराएगा, मेट्रोलॉजिकल सेंटर, राइट। तो ये बेसिक सा फैक्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही चीज आपसे पूछी जाएगी, इससे बाहर का और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारी, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। अब गाइस ये वाला जो टॉपिक है इसमें स्पेशली आप लोग को पता होनी चाहिए लोकेशन। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं कि गोलन हाइट कहां पर है, वेस्ट बैंक कहां पर है, गाजा स्ट्रिप कहां पर है। तो इस मैप को गौर से देखिए, इजराइल पे हम लोग को ये देखने को मिलती है गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, और ये गोलन हाइट्स, ये ऊपर वाला एरिया हम लोग को नजर आता है, राइट। तो ये चीज आप लोग को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। इसके बारे में मैं आप लोग को प्रीवियस मंथ्स में कई बार जो है वो डिस्कस करा चुका हूं। अगस्त के बाद के लेक्चर्स आप देखेंगे तो उसमें आपको ये पूरे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, पूरे इश्यूज के बारे में भी आपको जानकारी पता लग जाएगी कि ये इजराइल और पैलेस्टीन का क्या मुद्दा था, क्या इशू था। बट यहां पर मेनली आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। और इवन पता है सिविल सर्विसेज के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इसी एरिया को लेकर, कि अरेंज करिए नॉर्थ टू साउथ में कि गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप कहां पर है। नॉर्थ टू साउथ में आपको अरेंज करना है, तो देखिए नॉर्थ में गोलन हाइट है, बीच में वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप जो है वो हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। इवन अगर ईस्ट और वेस्ट की से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वेस्ट बैंक ईस्ट में है, गाजा स्ट्रिप वेस्ट में है, गाजा स्ट्रिप अपनी बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी के साथ शेयर करती है। तो इस तरीके से आपको ये मैप की स्टडी करनी है। मैप की स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने देख लिया, आपको उसको ध्यान से देखना है, उसके आसपास की हर एक चीज पर आपकी नजर होनी चाहिए। जैसे कि गाजा स्ट्रिप जो है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, क्लियरली आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये इस तरीके से मैप की आप स्टडी किया करो। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि 2008 में इजराइल के बीच में और यहां पर मौजूद गाजा के अंदर जो इस्लामिस्ट ग्रुप है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, और उसकी अभी एनिवर्सरी थी, तो इसलिए इन्होंने यहां पर समुद्र में जो है मेडिटेरेनियन सी में जो है वो रॉकेट वगैरह दाग दिए थे। तो इसलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज में हमें देखने को मिला था। गाजा की लोकेशन मैंने आपको बताई दी है कि यहां पर डेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया स्ट्रिप हम लोग को नजर आती है इजराइल में, राइट। और इजराइल से ये सराउंडेड है, पैलेस्टीनियंस इसको कंट्रोल करते हैं, राइट। और पैलेस्टीनियन का कंट्रोल जो है वो यहां पर भी हम लोग को नजर आता है वेस्ट बैंक का, राइट। आपको पता ही होगा कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। और कॉन्फ्लिक्ट किससे रिलेटेड है कि जेरूसलम किसकी कैपिटल होगी, तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। और हालांकि आप ये वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे ऑस्लो पीस अकॉर्ड का, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इजराइल और पैलेस्टीन के जो मुद्दे थे उसको रिजॉल्व करने के लिए ये एग्रीमेंट था, बट फिर भी अभी वो मुद्दा जो है वो रिजॉल्व तो हुआ नहीं है। बट फिर भी ये ऑस्लो, अगर पूछ लिया जाए कि ऑस्लो एग्रीमेंट या ऑस्लो पीस अकॉर्ड किससे एसोसिएटेड है, तो इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे से एसोसिएटेड है। ये तो सबसे पहले आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। बाकी ये डिटेल में टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। 32 मिनट 52 सेकेंड पे आप जाएंगे 13 अगस्त 2020 के लेक्चर में, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा ऑस्लो पीस अकॉर्ड का। इसको जरूर देख लेना, पढ़ लेना, ये एक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, राइट। तो ये वाली चीज है। और बाकी एक और ध्यान में रखना एक बात कि हमस, आपसे हमस पूछा जा सकता है कि हमस जो है वो क्या है। तो एक मिलिटेंट ग्रुप ये हम लोग को देखने को मिलता है, और ये इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, और जो कि गाजा स्ट्रिप में ऑपरेट करता है ये, राइट। यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है गाजा स्ट्रिप के अंदर। और किसके अगेंस्ट है ये? इजराइल के अगेंस्ट जो है वो ऑपरेट करता है। तो ये चीज हम लोग को नजर आती है, तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। बाकी ये वाला टॉपिक जरूर देख लेना। जिन स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ आती है लेक्चर की, आपको सिंपली यहां पर 32 मिनट 52 सेकंड पे आपको यहां पर क्लिक करना है, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ नहीं आती, कोई बात नहीं, यूट्यूब के सर्च कॉलम पे 13 अगस्त 2020 डालना, उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष। जो भी आपका सबसे पहले सर्च लिस्ट में वीडियो आएगा वो अपना यही होगा, 13 अगस्त का वीडियो। इस वीडियो के 32 मिनट 52 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। सिर्फ अभी के लिए इतनी जानकारी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये ऑस्लो पीस अकॉर्ड जरूर देख लेना। जाइंट रॉक बी हनी की यहां पर बात हो रही है, तो ये क्या है इसको समझते हैं अपन।
बट बिफोर दैट मलयाली क्वेश्चन आ सकता है कि मलयाली क्या है। तो मलयाली एक ट्राइबल ग्रुप हम लोग को देखने को मिलती है, ईस्टर्न घाट्स में ये ग्रुप हम लोग को नजर आती है। नॉर्थ तमिलनाडु में ये हम लोग को ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलता है मलयाली, राइट। और ये बताया जाता है कि इनकी पॉपुलेशन लगभग 3.5 लाख आप कह सकते हो, 3.5 लाख से ज्यादा आप कह सकते हो, 3,58,000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। और इस तमिलनाडु के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के तौर पर हम लोग को नजर आती है मलयाली, राइट। तो मलयाली ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते हैं गाइस, तो ये एक यूनिक तरीके की हनी कलेक्ट करते हैं और ये जाइंट रॉक बी हनी के नाम से, इस शहद के नाम से ये जाना जाता है। और अभी रिसेंटली इसको ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन में शामिल किया गया है, ऐड किया गया है, इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। तो यहां पर आपको जाइंट रॉक बी हनी के बारे में पता होना चाहिए कि ये हनी जो है, ये शहद जो है वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, मलयाली ट्राइबल ग्रुप के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और मलयाली ट्राइबल ग्रुप कहां की है, नॉर्थ तमिलनाडु की। ये बस चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है ये, इसके बारे में ही बस आपसे पूछा आएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ नहीं आएगा। गाइज एक्सीडेंट के समय पर एयरबैग्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आई डोंट थिंक कि मुझे आप लोग को बताने की आवश्यकता है, आप सभी जानते हैं, राइट। तो देखिए एक सरकार जो है वो एक प्रपोजल लेकर आई है जिसके तहत मैंडेटरी किया जा रहा है कार के अंदर फ्रंट सीट एयरबैग्स को। अभी हुआ नहीं है ये, अभी प्रपोजल रखा गया है। ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यह चीज बताई जा रही है कि अब हर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया के अंदर जो है उसको अपनी कार्स के फ्रंट सीट पर उसके लिए मैंडेटरी होगा कि उसको एयरबैग्स रखने होंगे। जैसे कि कार्स में कई बार होता है ना कि जो बेस वेरिएंट होते हैं कार के, यानी कि लो मॉडल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कार के, राइट। तो उन मॉडल्स में जो है वो एयरबैग्स कई बार होते नहीं है, बट हालांकि काफी सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अब ये चीज शुरू कर दी है कि वो बेस वेरिएंट से ये एयरबैग दे रही है। जैसे कि हुंडई, आई थिंक हुंडई है, हुंडई के अंदर जो है वो बेस वेरिएंट में भी एयरबैग्स मिल जाते हैं, राइट। बट अब कंफर्म नहीं है मुझे, ऐसा मैंने सुना है, कंफर्म नहीं है, बट अगर आपको पता हो तो बताइएगा। बाकी अब से यानी कि जब से ये रूल्स जब लागू हो जाएंगे तब उसके बाद से अब हर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एयरबैग देना मैंडेटरी होगा। पता है आपको कि जो फॉरेन कंट्रीज वगैरह जो है, जहां पे डेवलप कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे यूएसए हो गई, यूके हो गई, तो वहां पर मैंडेटरी है हर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कि उसको एयरबैग्स देना ही देना है, राइट। क्योंकि वहां पे सेफ्टी फीचर को जो है वो बहुत प्राथमिकता दी जाती है, हमारे इंडिया में नहीं दी जाती थी, बट अब देखिए इस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि काफी सारे रोड एक्सीडेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, रोड एक्सीडेंट्स के कारण लोगों की मौत हो जाती है। इवन पता है अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी 2018 या 19 में आई थिंक, वहां पे बकायदा रिपोर्ट में मेंशन था कि हर 3 मिनट में एक व्यक्ति इंडिया के अंदर उसकी जान जाती है रोड एक्सीडेंट के कारण, हर 3 मिनट में। तो ये चीज देखिए कि क्या स्थिति है हमारे यहाँ पर रोड एक्सीडेंट के मामलों में, राइट। तो ये चीज है गाइस, जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, सिंपल। गाइस मध्य प्रदेश के अंदर एक एंटी कन्वर्जन लॉ हम लोग को अब देखने को मिलने वाला है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020 के बारे में अपन ने बात करी थी। लगभग 1 महीने पहले अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। साथ ही साथ लव जिहाद टॉपिक पर भी अपन ने केस स्टडी डिटेल में डिस्कस करी थी। तो मैंने ये सेपरेट वीडियो आप लोग को उस समय इसलिए बनाकर दे दिए थे क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कंटिन्यूअसली काफी महीनों तक आपको न्यूज देखने को मिलेगी। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और जो रिपीटेड टॉपिक होते हैं, जो लगातार आते हैं न्यूज में, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप उत्तर प्रदेश वाले इस कानून को आप देखिए। ये कानून क्या है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स पॉइंट्स वगैरह जो है वो मैंने काफी डिटेल में आपको 16 मिनट 7 सेकंड में पूरी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। और 21 मिनट 21 सेकंड के अंदर आप ये लव जिहाद के पूरे मामले को समझ जाएंगे कि लव जिहाद क्या है, किससे एसोसिएटेड, पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इन दोनों टॉपिक्स को देखें। आपको सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लव जिहाद लिख देना, आप उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष। तो जो भी आपकी सर्च लिस्ट में पहले 2 वीडियो आएंगे आप देख लो, इस प्रकार के दिखाई देंगे थंबनेल उसके, तो आप ये वीडियो देख लो, राइट। इसमें पूरी चीज मैंने डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करी हुई है, पूरी चीज आपको मिल जाएगी, निचोड़ पूरा मिल जाएगा। अभी अपन थोड़ी सी मध्य प्रदेश के इस कानून के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का कानून जो है वो क्या कहता है। बट मैं चाहूंगा कि अपन दैनिक भास्कर की वेबसाइट से जो है वो उसको देखें, क्योंकि दैनिक भास्कर के एक्सप्लेनर के अंदर काफी अच्छे से जो है वो पूरे कानून को एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो इस पर अपन चलेंगे अभी। तो देखिए गाइस, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैंने रीडिंग मोड पे ऑन किया हुआ है। ये दैनिक भास्कर की ही ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जैसे एड्स वगैरह लिखे हुए हैं कूली वगैरह के,
राइट। बट अब मैंने इसको रीडर मोड पे ओपन किया हुआ है जिससे कि आपको एग्जैक्टली जो काम की चीजें सिर्फ वो दिखाई दे, कंटेंट आपको दिखाई दे जो आपके काम का है। तो देखो हिंदी में ये पूरा आर्टिकल है, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डोंट वरी। वैसे तो मैंने पूरी चीज के बारे में आप लोग को ऑलरेडी एक नोट्स में दिया हुआ है, राइट। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी ये हिंदी में जो पूरा आर्टिकल है उसको अपन देखते हैं डिटेल में, और आपको अगर कुछ नोट्स वगैरह बनाने तो आप इंग्लिश में जो है वो लिख सकते हैं अपने नोट्स वगैरह समझकर, ठीक है। बाकी पूरे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, देख लो मैं दिखा भी देता हूं। ये पूरी चीज जो है वो यहाँ पर आप लोग की अवेलेबल करा रखी है, बट इस आर्टिकल को अपन पहले देख लेते हैं जो ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, उसके बाद फिर अब मैं आपको नोट्स पे गो थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये इसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर नया कानून आया है, राइट। तो क्या दूसरे धर्म में नहीं हो सकेगी शादी, और ये लव जिहाद से ही रिलेटेड है, तो उसके बारे में पूरी चीज डिटेल में दी हुई है। तो यहां पर जो है वो क्या चीज बताई गई, 1968 का पुराना कानून 3 साल तक की कैद उसमें थी, यानी कि सजा जो थी वो उसमें 3 साल तक की थी, और 20,000 रुपए का जुर्माना था। 1968 में भी इसी प्रकार का कानून हमें देखने को मिला था, और 2020 का जो ये नया कानून है यहां पर याद रखना 10 साल की कैद बताई जा रही है, और 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो फाइन जो है वो इंपोज किया जाएगा। यानी कि जो भी दूसरे धर्म में जो है वो शादी यानी कि मतलब मैरिज वगैरह जो करते हैं रिलीजन कन्वर्जन के पर्पज से, तो फिर ये जो है वो सजा सुनाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कथित लव जिहाद रोकने का कानून कोरोना के चलते अटक गया है। अभी जो है वो कानून जो है वो अटका है, और शिवराज सरकार आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इसे लाने की तैयारी में थे, राइट। और सैटरडे को ही कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अभी ये बिल जो है वो प्रपोज कर दिया गया है यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर में। लेकिन संडे को 5 विधायकों और विधानसभा सचिवालय के 61 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आज से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र स्थगित कर दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या शिवराज सरकार इसके लिए अध्यादेश लाती है क्या। हालांकि ऑर्डिनेंस जो है वो आ चुका है, राइट। तो यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ये थोड़ा सा पुराना था, 4 दिन पुरानी न्यूज थी, बट ऑर्डिनेंस जो है वो आ गया है। वैसे ये बिल है तो लव जिहाद को रोकने के लिए, लेकिन बिल में कहीं भी इस शब्द का जिक्र नहीं हुआ। याद रखना मध्य प्रदेश के बिल में लव जिहाद का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया, पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें शादी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने का जिक्र है, यानी कि लोग बाग जब मैरिज करते हैं और फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं तो उसको स्टॉप करने का प्रोविजन इस बिल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में 1968 से ही ऐसा कानून था। मध्य प्रदेश के अंदर पुराना कानून 1968 के अंदर था। जो स्टूडेंट एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं याद रखिए, और स्टेट सिविल सर्विसेज की वैसे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ये चीज पता होनी चाहिए कि एमपी के अंदर 1968 में इस प्रकार के रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए, फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए कानून ऑलरेडी था, लेकिन वो इतना सख्त नहीं था, राइट। अब कानून जो लाया जा रहा है वो स्ट्रिंजेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, सख्त कानून जो है वो देखने को मिल रहा है। नया कानून पुराने से बहुत सख्त है। तो नए कानून में क्या है, क्या उसके बाद दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकेगी, पुराने कानून में क्या था, क्या दूसरे राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के कानून है, तो इन सब चीजों के बारे में यहां पर एक्सप्लेनर में डिटेल में बताया हुआ है, तो उसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले बात नए कानून में क्या है, तो इसको अपन समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नए कानून का नाम मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 है, यानी मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 इसका नाम रखा गया है। और इस कानून के पास होते ही, यानी कि जब ये कानून जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो जाएगा, तब 1968 का कानून मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य एक्ट निरस्त हो जाएगा, यानी कि उसको रिपील कर दिया जाएगा। इस कानून में कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है, जैसा अपन ने बात करी, और ये कानून बस जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हम लोग को देखने को मिला, यानी कि फोर्सफुली जब रिलीजियस कन्वर्जन करवाए जाते तो उसके अगेंस्ट ये कानून बनाया गया है। नया कानून लालच देकर, जबरदस्ती से, बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, फ्रॉड या झूठ बोलकर शादी करने के खिलाफ है, राइट। और इस नए कानून में कितनी सजा है तो उसको समझते हैं अपन। तो देखो ये जो कानून है, ये एक तो हमने देखा कि फोर्सफुली जो रिलीजियस कन्वर्जन में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो उनके खिलाफ ये कानून है। तो 5 साल तक की कैद की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा नाबालिग और SC/ST के मामले में, यानी कि जो अंडर 18 जो किड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, जिनकी मैरिज वगैरह करा दी जाती है, नाबालिग विवाह जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें अगर रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है या फिर किसी SC/ST का रिलीजियस फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन किया जा रहा है या फ्रॉड करके चीट करके रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, तो उसमें 2 साल से लेकर 10 साल तक की कैद बताई जा रही है और 50,000 रुपए
का जुर्माना इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, फाइन हमें देखने को मिल रहा है। अपना धर्म छिपाकर शादी करने और उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद है और 50,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए, सामूहिक धर्म परिवर्तन, तो जो वो ग्रुप मैरिजेस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है एक साथ, तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा का एक ही समय पर धर्म परिवर्तन जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है, तो कराने पर 5 साल से लेकर 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो देखिए, यहां पर एक चीज आपको ध्यान में यह रखनी है कि इसमें जो सजा है वो ऐसी सजा नहीं है कि हर एक इंसान को जो है वो 10 साल की सजा सुनाई जाएगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग कैटेगरीज हम लोग को इसमें देखने को मिल रही है, तो इस पर भी आप लोग को एक जनरल आइडिया होना चाहिए, राइट, जनरल आइडिया कि इतना है अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, राइट। इसके अलावा एक से ज्यादा बार कानून के खिलाफ जाकर अपराध करने पर 5 साल से लेकर 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल बार बार जो है वो रिकॉर्ड में आ रहा है कि बार बार जो है वो मतलब रिलीजन कन्वर्जन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, अगेन सजा काटने के बावजूद फिर उसने रिलीजन कन्वर्जन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, तो ऐसी अगर किसी के खिलाफ अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो फिर उसको सजा जो है वो भी बढ़कर मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। तो क्या नए कानून के बाद दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकेगी? तो देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी हम लोग को देखने को मिलता है। इस पर अपन ने बात भी करी थी, वो लव जिहाद वाले टॉपिक को आप देखोगे तो इस पर मैंने डिटेल में आप लोग को समझाया हुआ था। एक जनरल ओवरव्यू में देता हूं कि जैसे कि जनरली ऐसा होता है ना कि कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि अब 2 लोग हैं, उनको शादी करनी है, क्योंकि आज की रेट में हम लोग को लव मैरिजेस देखने को मिलती हैं। अब 2 लोग को शादी करनी है, दोनों लोग जो है उनका कोई इंटेंशन नहीं है रिलीजन कन्वर्जन को लेकर या किसी भी तरीके को लेकर, बट वो चाहते हैं कि उनकी जो शादी हो वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग हो। यानी कि एक बार, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं हिंदू मुस्लिम का, तो जैसे कि वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज से भी शादी हो जाए और हिंदू रीति रिवाज से भी शादी हो जाए। अगर वो ऐसा चाह रहे हैं और ऐसा वो कर रहे हैं तो उस बीच जो है वो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है, क्योंकि अगर कोई लोग ऐसा अगर चाहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उनकी तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, एक ये बड़ी दिक्कत है। और ऑलरेडी वैसे तो हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री के अंदर काफी सारी ऐसी जगह आज भी एग्जिस्ट करती हैं कि जहां पर अगर कोई हिंदू मुस्लिम की शादी हो जाए तो फिर वो लोग आकर मार डालते हैं, राइट। तो ऐसी चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, ऑनर किलिंग जिसको अपन कहते हैं, है ना। तो ये वाली चीज जो है, तो इसमें क्या है इस कानून के अंदर, तो देखिए नए कानून में शादी करने या धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, रोक नहीं है। वैसे यूपी वाला जो लॉ था उसमें भी रोक हम लोग को नहीं देखने को मिली थी, उसमें भी ये प्रोविजन था। क्या प्रोविजन था वो आगे चल के बताऊंगा कि इसमें अगर कोई इंसान अगर बहला फुसला कर, धमका कर, जबरदस्ती करके, राइट, फ्रॉड करके, झूठ बोल के अगर शादी कर रहा है तो फिर यहां पर कार्रवाई होगी। अगर 2 लोग आपस में लव मैरिज करना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है एज सच, बट उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को जानकारी देना जरूरी है। अगर कलेक्टर को जानकारी दिए बगैर दूसरे धर्म में शादी करते हैं तो 3 से 5 साल तक की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना, यानी कि आपको कलेक्टर को नोटिस देना होगा। तो ये चीज जो है वो इस कानून के अंदर मेंशन है, वो उत्तर प्रदेश लॉ के अंदर भी मेंशन थी। बट प्रॉब्लम यही है ना कि फिर मतलब ये इस पूरी चीज को जो है एनालाइज किस प्रकार से किया जाएगा, कि कलेक्टर भी जो है वो किस प्रकार से एनालाइज करेंगे। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि भले ही किसी को धमका कर अगर शादी की जा रही है किसी के साथ, तो ऑब्वियसली बात है कि वो ऑफिशियल के सामने आकर सच तो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको इतना धमका दिया जाता है, डरा दिया जाता है कि उनको ये डर रहता है कि अभी ऑफिशियल के सामने बोल देंगे फिर वापस तो घर ही आना है, फिर वापस तो मौत हो ही जाएगी। और ऐसे केसेस हुए भी हैं हमारी कंट्री में। तो इसी चीज को लेकर क्रिटिक्स सामने हम लोग को नजर आ रहा है, आलोचनाएं जो इस प्रकार के कानून की जा रही है ना, वो इसी चीज को लेकर की जा रही है कि अगर किसी को धमका कर भी अगर शादी करवाई जा रही है और वो अगर कलेक्टर की परमिशन ले लें तो फिर क्या जो है होगा, यानी कि जैसे कलेक्टर जो होंगे वो किस प्रकार से एनालाइज करेंगे पूरे मामले को, केस को कैसे देखेंगे, राइट, उसके पीछे क्या कोई मतलब तौर तरीका होगा पूरे मामले की जांच करने का। तो उन सब चीजों के बारे में भी पुख्ता जानकारी अभी है नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, अगर किसी को अगर टॉर्चर किया जाएगा, धमकाया जाएगा, बहकाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको धमकाने के बाद जो है वो ये बोल दिया जाएगा कि कलेक्टर के सामने जाओ तो सच बोल देना। कभी नहीं होता ऐसा। वो तो कलेक्टर के सामने जब जाएंगे तो वो खुद ही बोलेंगे कि हम तो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, राइट। और ऐसी चीजें आपको पता है गाइस कि कोर्ट केसेस में भी होती हैं। कोर्ट केसेस में कई बार जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं वो विक्टिम को इतना धमका देते हैं कि वो कोर्ट के सामने कटघरे में खड़े होकर विक्टिम जो है वो बोल देते हैं कि जो है वो मतलब जो अगर जो क्रिमिनल होता है उसको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं इसने गुनाह नहीं किया, बल्कि किया उसी ने होता है। तो इस सिचुएशन को आपने मूवीज में भी देखा होगा और रियलिटी में भी ये चीज होती है, राइट। तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर है और इसी को लेकर आलोचनाएं हम लोग को देखने को मिल रही है। तो देखिए अगर शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए धमकाता है तो क्या होगा। अब शादी कर ली,
शादी करने के बाद फिर सामने वाला व्यक्ति जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं आप रिलीजियस मतलब रिलीजन अपना कन्वर्ट करो। तो देखिए, शादी होने के बाद अगर कोई धर्म परिवर्तन के लिए धमकाता है तो या फिर जबरदस्ती करता है तो उस शादी को निरस्त कर दिया जाएगा और नए कानून में पीड़ित पक्ष के माता पिता या भाई बहन को भी एफआईआर करने का अधिकार दिया गया है। तो यह वाली चीज भी इस पर्टिकुलर नए कानून के अंदर देखने को मिली है। तलाक के बाद क्या मेंटेनेंस मिलेगा? अब देखो, तलाक जो होता है तो उसके बाद आपको पता है कि मेंटेनेंस वगैरह देना पड़ता है। जो हस्बैंड होता है उसको अपनी यानी कि जो वाइफ, डिवोर्सी वाइफ जो होती है, तो उसको या और उनके बच्चों को जो है वो मेंटेनेंस देना होता है। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी ऑलरेडी। तो इसमें भी सेम वैसे ही है कि हाँ, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। नए कानून में भी इस प्रावधान इसको भी जो है वो शामिल किया गया है। इस कानून के तहत पीड़ित महिला और उसके बच्चे, जैसा मैंने आपको बताया, उसके भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता पति जो है वो देगा, हस्बैंड को देना पड़ेगा। इसके अलावा पैदा हुए बच्चे का पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा, यानी कि जो बच्चा जो होगा तो उसके फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर बच्चे का अधिकार होगा, राइट। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। वो इनहेरिटेंस लॉ के अंदर आता है, जिसके बारे में भी मैंने आप लोग से डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, प्रीवियस लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। क्या यह धर्म विशेष पर लागू होगा या सभी दायरे में आएंगे, यानी कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है या सभी रिलीजन को यहां पर टारगेट किया जा रहा है? तो देखो, नया कानून विशेष रूप से धर्म परिवर्तन के लिए शादी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए लाया गया है। इसमें शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए प्रावधान है। सभी धर्मों या फिर धर्म के लोग जो है वो इस कानून के दायरे में आएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें स्पेसिफिकली किसी रिलीजन को टारगेट नहीं किया गया है। पुराना कानून क्या था और नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, पुराने कानून में अपराध जमानती था, यानी कि सामने वाला जो है वो बेल ले सकता था, बट नए कानून में गैर जमानती है, सामने वाला बेल जो है वो नहीं ले सकता है। और नए कानून में जमानत कोर्ट से ही मिल सकेगी, जबकि पुराने कानून में थाने से ही जमानत मिल सकती थी, राइट। तो ये वाली चीज है, बेल का प्रोविजन इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। अब ये जो ऑफेंस होगा वो नॉन बेलेबल होगा, इसमें बेल नहीं मिलेगी। बेल अगर देंगे तो वो जज बेल देंगे, पहले बेल थाने से मिल जाती थी। पुराने कानून में सजा भी कम थी, इसमें 3 साल की कैद और 20,000 रुपए तक का जुर्माना था पुराने कानून में। और नए कानून के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जुर्माना काफी ज्यादा है, 10 साल तक की सजा है और 1 लाख रुपए तक का फाइन है, जैसा अपन ने डिस्कस किया। और पुराने कानून में के अंदर SC ST के मामले में सजा मात्र 4 साल तक की थी और जुर्माने की रकम 20,000 रुपए ही थी, राइट। और देश के किन किन राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो अभी 8 राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून है। पहले तमिलनाडु में भी था, लेकिन 2030 में इसको निरस्त कर दिया गया। याद रखिएगा, तमिलनाडु में ऐसा कानून था जो कि बाद में आकर रिवोक हो गया 2003 में। और अभी गुजरात, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके लिए कानून है। इनमें हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। SC ST और नाबालिग के मामले में ये 7 साल तक की सजा इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। और उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए कानून बन चुका है, आप जानते ही हैं, इसके बारे में डिस्कस किया ही अपन ने। और इसका अध्यादेश पिछले महीने ही कैबिनेट में पास हुआ था, जिसके बारे में अपन ने बात करी थी। और इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो उत्तर प्रदेश वाले में भी 10 साल तक की सजा हमें देखने को मिली। और देखिए, ये गुजरात के अंदर हमें गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 है। झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2017 है। और अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 हम लोग को देखने को मिलता है। तो क्या करो आप, एक बार ये जो ईयर्स है ना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस स्टेट में पहले बना, किस में बाद में बना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं अलग सोर्सेस से भी आपके सामने चीजें रखकर पढ़ा रहा हूं यहां पर। क्योंकि मेनली बताऊं क्या चीजें इस एग्जाम के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर, कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें मैं लिमिटेशन नहीं रखता हूं, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको इन डेप्थ जो है वो लेकर जाता हूं और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में बताता हूं, पढ़ाता हूं। वो इसीलिए क्योंकि आपका एग्जाम क्लियर होने से मेरा मकसद है, राइट। मेरा मतलब जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, बाय हुक या क्रुक, राइट। तो ये था पूरा MP का ये कानून, जिसके बारे में अपन ने डिटेल में जो है वो डिस्कशन किया। और ये पूरी चीज जो मैंने आपको पढ़ाई है वो पूरी की पूरी चीज जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगी, नोट्स में भी मिल जाएगी। बट अलग से मैंने उस आपको आर्टिकल दिखा के इसलिए पढ़ा है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा थी, राइट, जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और ये वाली जो चीज यहां पर ऑलरेडी मेंशन, जैसे कि इसमें एक आर्टिकल 21
राइट टू लाइफ वाला एक आर्टिकल है, पहले भी अपन ने डिस्कस किया था। राइट टू लाइफ के अंदर ये चीज भी शामिल है कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी के इंसान के साथ, व्यक्ति के साथ जो है वो शादी कर सकते हैं। यानी कि किससे किसको शादी करनी है उसका पूरा अधिकार एक इंडिविजुअल बेसिस पर हम लोग को देखने को मिलता है कि किससे किसको शादी करनी है, राइट। बट इसमें हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है कि यहां पर ये क्रिटिज्म यही है ना, जो मैंने आपको बताया कि क्रिटिज्म यही हो रहा है कि कंसेप्ट जो है वो लव जिहाद का वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी से शादी कर रहे हैं और फिर उसको कैसे पहचाना जाएगा कि फोर्सफुल मैरिज है या नहीं है, तो इस चीज को क्रिटिज्म मतलब जो आलोचनाएं जो है वो क्रिटिक्स जो है वो आलोचनाएं कर रहे हैं इन सब चीजों की, राइट। तो इसके बारे में पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ और अभी भी आर्टिकल पढ़ते पढ़ते भी मैंने बीच में इस चीज के बारे में भी आपको मेंशन किया था, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इसके बारे में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके पास, किसी भी कोर्ट के पास क्षेत्र अधिकार नहीं है कि एक जो अडल्ट है उसका जो एब्सोल्यूट राइट है कि वो किस अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना चाहते हैं, तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी कोर्ट के पास नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस और सरला मुग्दल केस में भी कंफर्म किया कि वास्तविक आस्था के बिना और कुछ कानूनी लाभ उठाने के उद्देश्य से किए गए धर्म परिवर्तन का कोई आधार नहीं है। मतलब कुल मिलाकर कि कोई भी अगर फोर्सफुल रिलीजन यानी कि सामने वाले को के रिलीजन को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं फोर्सफुली, तो फिर उस रिलीजन को कन्वर्जन करने का कोई मतलब ही नहीं है और वो फिर वो रिलीजन कन्वर्जन कहलाएगा ही नहीं एक प्रकार से, क्योंकि सामने वाला जो भी अगर किसी धर्म को चूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस धर्म में उनकी आस्था नहीं है, तो फिर वो कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट। तो ये इसलिए यहां पर इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के बारे में मेंशन किया था, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि पहले हम लोग को बहुत देखने को मिलता था कि पैसा वगैरह देकर जो है वो रिलीजियस कन्वर्जन करवा दिया जाता था, कि किसी को पैसा दिया जाता था और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था। हमें अक्सर देखने को मिलता था, राइट, कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते थे, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते थे, पैसा वगैरह दे जाके। तो यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करी कि इस प्रकार के थोड़े बहुत बेनिफिट के लिए अगर कोई रिलीजन कन्वर्जन भी कर रहा है तो वो कन्वर्जन किसी काम का नहीं है, राइट, क्योंकि आस्था ही नहीं होगी सामने वाले की उस धर्म में। तो धर्म में आस्था होना भी बहुत जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। वो जब आप आर्टिकल देखोगे मेरा ये दोनों, तो उसमें आपको और भी बेटर तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। गाइस, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, ये एग्जेम्पशन। इसमें एक एग्जेम्पशन है, जैसे कि जो भी इंडिविजुअल अपने पेरेंटल रिलीजन में रिकन्वर्ट होते हैं तो उनको एग्जाम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जैसे किसी का धर्म जो था वो, यानी कि किसी का धर्म एक्स था, ठीक है, एक्स, फिर वो वाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, फिर बाद में जाकर दोबारा से वो एक्स धर्म में रिकन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो उस रिकन्वर्जन को अपने पेरेंटल रिलीजन में अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज यहां पर एग्जेम्पशन लिखी हुई है, बट आगे चल के देखिएगा ये एग्जेम्पशन भी जो है वो एक बड़ा विवाद का कारण बन सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है, क्योंकि पेरेंटल रिलीजन किसका क्या था, वो कोई बोलेगा कि यार इतनी मतलब सदी पहले मेरे दादा परदादा जो थे वो इस फलाना धर्म के थे और प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे नहीं, तो उस पर जो है वो फिर इशू हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज भी है कि इस बिल के अंदर, तो वो जो कि आपके हिंदू के ये दैनिक भास्कर के आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं थी, तो यहां पर ये चीज प्रेजेंट थी, तो फिर मैंने आपको यहां पर एग्जैक्टली बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो, अब मैं एक और चीज आप लोग को बताना चाहता हूं, जैसे कि काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि सर आप जो करंट अफेयर्स की तैयारी करवा रहे हो उसके अलावा हमें करंट अफेयर्स में कुछ पढ़ना है क्या, कोई और मैगजीन पढ़नी है क्या, या कुछ पढ़ना है क्या। तो देखो गाइस, मैं हमेशा यही चीज बोलता हूं, आज भी यही कहूंगा कि आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया, बट पहले आप क्या कीजिए, आप जो लेक्चर्स देख रहे हो वो तो आपको देखना ही है 100%, क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होगा। उसके प्रूफ्स भी मैं आपको देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देख सकते हैं बाकायदा, राइट। इसके अलावा आप अपनी जनरल स्टडीज की तैयारी करो, अपनी ऑप्शनल की तैयारी करो। उसके बाद अगर आपके पास बाय चांस टाइम बच जाए तो फिर दूसरी चीज पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो 99.9% आपके पास टाइम बचेगा नहीं। अगर टाइम बच रहा है तो मे भी शायद आपने 3-4 साल तक पढ़ाई जो है वो कर चुकी है जनरल स्टडीज की और ऑप्शनल वगैरह की, और फिर उसके बाद जो है आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो टाइम बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसमें आप रिवीजन करोगे, राइट। तो टाइम बच सकता है, तो फिर आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपकी प्रिपरेशन 1 या 1.5 साल की है तो डेफिनेटली टाइम बचना ही नहीं चाहिए, वैसे तो प्रॉपर प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं, राइट। अगर बच रहा है तो करो आप। और बाकी मैं जैसा क्लेम करता हूं कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है, और उस क्लेम का प्रूफ भी देता हूं, तो सिर्फ उतने ही आप करते हुए चलो, ठीक है। अगर आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो, रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो,
तो सिर्फ यही आपको करना है, उसके अलावा दुनिया यहाँ की चीज करो मुझे मतलब नहीं, बट ये चीज तो आपको करनी ही करनी है। और ये बात मेरे हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं और उसको वो फॉलो करते हैं और उससे उनका सिलेक्शन होता है, राइट। चलो एनीवेज ये चीज आपको बतानी थी और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ जो है वो इस मध्य प्रदेश के एंटी कन्वर्जन बिल से रिलेटेड क्लियर हो गई होगी, और साथ ही साथ ये दोनों टॉपिक्स भी जरूर देख लें। गाइस बात करेंगे डिजिटल ओशियन के बारे में। तो अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये पहला एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओशियन डेटा मैनेजमेंट का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओशियन डेटा मैनेजमेंट का मतलब जो हमारा ओशियन है उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, कौन से रिसोर्सेज उसमें मौजूद हैं, कितनी उसकी डेप्थ है, हर एक डिटेल एक एरिया की वो जो है ये बताएगा डिजिटली, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा ये डेवलप किया गया है, और INCOIS ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है। ये सेट ऑफ एप्लीकेशंस हैं, यानी कि काफी सारी एप्लीकेशंस इसमें हम लोग को देखने को मिल रही है, जिनको डेवलप किया गया है किस पर्पस के लिए, हेट्रोजीनियस ओशियनोग्राफिक डेटा जो है उसको ऑर्गेनाइज करने के पर्पस के लिए, कि प्रॉपर तरीके से जो डेटा है ओशियन का, क्योंकि ओशियन के अंदर काफी सारी चीजें मौजूद हैं, और देखो ओशियन की डेप्थ हर एक जगह सेम नहीं होती, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है। हर एक ऐसी बारीकियां, हर एक ऐसी माइन्यूट से माइन्यूट चीजें जो है वो इसमें शामिल होंगी, और ऐसा एक रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जा रहा है, राइट। रैपिड एडवांसमेंट जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट करते हुए ये किया जा रहा है। इसमें डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस, काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें ओशियनोग्राफिक फीचर्स, डेटा फ्यूजन, ये पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। ओशियनोग्राफिक फीचर मतलब वही चीज मैंने आपको बताई कि हर एक चीज ओशियन के अंदर जो मौजूद है उसका माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो है वो इसमें बताई जाएंगी। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। इसमें सिंपल सी चीज आप लोग को ये जाननी है कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर काम कर रहे हैं। जैसे कि आज की डेट में नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, डेटा एनालिटिक्स हो गई, रोबोटिक्स हो गई। तो ऐसी जो नई नई टेक्नोलॉजीज है वो हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा आए, नई नई टेक्नोलॉजीज को हम लोग इनोवेट करें, राइट। उससे हम लोग जो है वो हमारे जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, रीजनल इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व कर सकें टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसको प्रमोट करने के लिए हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। उनमें से एक जो है वो है तिहान IIT हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद में हमें तिहान जो है वो देखने को मिल रहा है। ये इंडिया की पहली टेस्ट बेड है ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम्स की, और टेरिस्टेरियल और एरियल दोनों ही इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। अब ये टेस्ट बेड का क्या मतलब हुआ, ये आसान भाषा में समझो। जैसे कि जब एरोप्लेन बनाया जाता है, ठीक है, एरोप्लेन जब बनाया जाता है तो एरोप्लेन जो है वो एक जगह पर खड़े करके बनाया तो जाता नहीं, ऑब्वियस ही बात है। एरोप्लेन जब बनता है तो उसकी टेस्टिंग होती है कि वो सही उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा, कहीं उसमें लैग तो नहीं, कोई इशू तो नहीं है, राइट। तब जाकर फिर उसको जो है वो पैसेंजर के लिए रिलीज किया जाता है, या तब जाकर वो अंडर ऑपरेशन हम लोग को देखने को मिलता है। उससे पहले उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है ना। अब टेस्टिंग तो एक बंद कमरे में तो हो नहीं सकती, तो टेस्टिंग के लिए स्पेस चाहिए। तो वैसे ही ये इंडिया का पहला टेस्ट बेड है, किसके लिए, ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम्स के लिए। जैसे कि जो ये हम लोग को अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, UAVs और ROVs, और भी काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी इस प्रकार की, राइट, नेविगेशन सिस्टम्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उनके लिए एरियल और टेरेस्टेरियल दोनों ही मतलब इसमें यहाँ पर मौजूद होंगे, यानी कि दोनों तरीके के जो ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम्स हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और इसमें क्या क्या चीजें मौजूद होंगी, टेस्ट ट्रैक्स वगैरह यहाँ पर मौजूद होंगे कि प्रॉपर तरीके से वो ट्रैक पर चल पा रहा है कि नहीं पा रहा है। जैसे प्लेन के लिए होता है ना, रनवे पे प्लेन को उड़ना पड़ता है पहले, यानी कि रनवे पे जाकर स्पीड जो है वो पकड़ता है फिर उड़ता है, राइट। तो रनवे पर जो प्लेन चलता है, तो वैसे ही जो ये ड्रोन्स वगैरह हैं तो उनके लिए एक अलग जो है वो फैसिलिटी जो है वो क्रिएट की गई है। इसके अलावा एम्यूलेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियो, रियल वर्ल्ड जो एक्चुअल में जो जैसे होता है ना कि मतलब रियल सिचुएशन पे किस प्रकार से जो है वो ऑपरेट करेगा। जैसे कि एक एनवायरमेंट तैयार किया जाता है कि रियलिटी में, जैसे कि उसके सामने वेरियस बैरियर्स लगा दिए जाएंगे कि 4-5 खंबे लगा दिए, उस खंबे से उसको क्रॉस करके जाना है, राइट। तो वो रियल सिचुएशन जो है वो बनाई जाती है, तैयार की जाती है कि जब रियलिटी में जब ये आएगा, लॉन्च होगा, तब वो किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, राइट। तो उस चीज को समझने के लिए, उस चीज से रिलेटेड जो है वो पूरी मतलब एनालिसिस करने के लिए। इसके अलावा आगे आर्ट सिमुलेशन टेक्नोलॉजीज हम लोग को में देखने को मिलती है, वही सेम चीज इसमें हम लोग को नजर आ रही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, V2X कम्युनिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है, ड्रोन रनवेज वही चीज मैंने आपको बताई, लैंडिंग एरिया यहाँ पर है, और भी काफी सारी चीजें इसमें यहाँ पर मौजूद है, राइट, टेस्टिंग बेड में। आगे की बात करें
कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि मतलब ये क्यों लाया गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 135 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे आईआईटी हैदराबाद को। किस पर्पस के लिए? सेम इसी चीज के लिए, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए, जिसमें हम लोग नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आए, इंडिया को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब जो है वो बनाए। किस चीज का? यूएवी, आरओवी और भी काफी सारे ऐसे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स, राइट, उनके लिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साइबर फिजिकल सिस्टम्स क्या होते हैं? तो ये एक नई क्लास है इंजीनियर्ड सिस्टम्स की, जिसमें इंटीग्रेट किया जाता है कंप्यूटेशन और फिजिकल प्रोसेसेस को डायनेमिक एनवायरनमेंट में। यानी कि कुल मिला के देखो, अब जैसे ये आपको सिंपल ड्रोन दिखाई दे रहा है, बट इस ड्रोन के ऊपर लिडार टेक्नोलॉजी लगी हुई है। और लिडार टेक्नोलॉजी किनके ऊपर लगी रहती है? मैंने आपको पढ़ाया भी है, हेलीकॉप्टर के ऊपर, एरोप्लेन के ऊपर ये टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। किस चीज के लिए लगाई जाती है? लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से नीचे ग्राउंड की मैपिंग की जाती है कि ग्राउंड में जो है वो क्या क्या चीज है, राइट। तो उसकी मैपिंग की जाती है लिडार टेक्नोलॉजी से। तो उसके बारे में पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है इसके अंदर। तो ऐसी काफी सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह, जैसे कि साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स क्या होता है? इसको एक्चुअल, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। ये एक प्रकार की साइंस होती है, साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। आपको शायद इस तरह वाला दिख नहीं रहा होगा, बट ये होती है साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, दोनों मशीन और लिविंग थिंग्स की। तो इसमें दोनों ही चीज मौजूद होती है। इंटीग्रेट करने की बात करी ना, कि कंप्यूटेशन और फिजिकल प्रोसेसेस को, कि एक्चुअल, यानी कि जो एक्चुअल रियलिटी है, लिविंग बींग्स जो हैं, उनको कंप्यूटर के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर और लिविंग बींग का एक रिलेशन हो, तो उसको साइबरनेटिक्स कहते हैं। जैसे कि रोबोट्स हो गया, जैसे कि यार आपका फोन, आपके फोन को आप कमांड देते हो, जैसे कि आपने सिरी को कमांड दिया या गूगल को कमांड दिया, ऐसे हे सिरी बोल के, या आपने गूगल जो है वो बोल के हे गूगल, राइट, ऐसे बोल के आप कमांड करते हो ना अपने फोन को। तो उसके बाद फिर वो आप बोलते हो कि इसको कॉल करो, तो वो कॉल लगा देता है वहां पर कि कॉल माय फ्रेंड दिस दिस, जो भी आपने नाम सेव किया होगा, तो वो कर लेता है। तो क्या हो रहा है? ह्यूमन का टेक्नोलॉजी के साथ एक इंटरेक्शन हो रहा है, कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो वाली चीज है। इसके अलावा मैकेट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करें, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें हम लोग को देखने को मिलती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इसको हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसको कंबाइन किया जाता है। और भी काफी सारी ऐसी डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और भी काफी सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको अभी क्या बताया था स्टार्टिंग में, कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एडवांसमेंट लेकर आए टेक्नोलॉजी में, और इंडिया को एक टेक्नोलॉजी हब जो है वो तैयार करें, नई नई टेक्नोलॉजी को सामने शामिल करें, इंटीग्रेट करें, राइट। जैसे कि इसमें कॉमन से एग्जांपल है, ड्रोन में लिडार टेक्नोलॉजी लगा दी, इंटीग्रेट कर दिया, राइट, अलग अलग टेक्नोलॉजी को एक साथ। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है साइबर फिजिकल सिस्टम्स में। और नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स की अगर अपन बात करें, तो इसमें हम लोग वही चीज कर रहे हैं कि नई वेव जो है वो टेक्नोलॉजीज की लाई जा सके, इंडिया को एक लीडिंग प्लेयर जो है वो बनाया जा सके साइबर फिजिकल सिस्टम्स में, राइट। और यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था 2018 में 3660 करोड़ रुपए के बजट के साथ, और 5 सालों के लिए का ये पूरा हम लोग को प्लान देखने को मिला था, जिसमें हम लोग को तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से। इंडिया के अंदर सीपीएस साइबर फिजिकल सिस्टम्स जो है वो, और इससे एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आनी है, राइट। तो यही इसका मकसद है, ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, राइट। और जिससे कि हमारे नेशनल और रीजनल इश्यूज जो है, स्पेसिफिक नेशनल और रीजनल इश्यूज, उसको रिजॉल्व किया जा सके इन सब टेक्नोलॉजी की मदद से। नेक्स्ट जनरेशन स्किल्ड मैन पावर जो है वो लाई जा सके, राइट। यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह में आज भी चल ही रहा है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन और मशीन का जो है वो एक रिलेशन हम लोग को देखने को मिलता है काम को फास्ट करने के लिए। पहले एक गाड़ी को बनाने के लिए काफी सारे लोगों की आवश्यकता होती थी, काफी दिन लग जाते थे। आजकल हर मतलब कुछ सेकंड्स में ही एक गाड़ी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है, मैन्युफैक्चर हो जाती है, काफी फास्ट जो है वो प्रोसेस हो गई है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें, ये सब नई नई टेक्नोलॉजी जब आएंगी, एडवांसमेंट इसका होगा, तो प्रोसेस भी काफी फास्ट होंगी अलग अलग सेक्टर के अंदर, राइट। तो यही सब चीजें जो है वो इसमें मेंशन्ड है। एजुकेशन के अंदर जो है वो एडवांसमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में। और दूसरी एडवांस कंट्रीज है, उन्हीं के साथ मिलकर जो है, यानी कि हम लोग नेक टू नेक जो है वो उनके साथ चल सके। पहले तो हमें नेक टू नेक आना है ना, अभी तो हम लोग जो है वो ग्रो कर रहे हैं, अभी हम लोग इन्फेंट है, एक चाइल्ड है, राइट। धीरे धीरे करके हम लोग जो है वो ग्रो करेंगे, और उसके आगे हम लोग को निकलना है, डेवलप कंट्री से आगे निकलना है, इंडिया को टेक्नोलॉजी हब जो है वो बनाना है सीपीएस का। तो इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। इस मिशन के अंदर मेन एम किया गया है कि 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब हम तैयार करेंगे, 6 एप्लीकेशन इनोवेशन हब्स तैयार करेंगे, 4
टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क तैयार किया जाएगा। और हब और ये जो पार्क्स हैं एकेडमिक, इंडस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है वो मिलकर काम करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे हब्स वगैरह। वेरियस रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में काम किया जाएगा। रेप्यूटेड एकेडमिक्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ना ही सिर्फ हमारी कंट्री के बल्कि इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट किया जा सकेगा, राइट। अगर कुछ रिसर्च वगैरह साथ में मिलकर अगर हम लोग कर रहे हैं किसी जैसे कि मान के चलो कि हमारी कंट्री के अलग अलग आईआईटीज हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमने किसी कंट्री के साथ ट्रीटी करी कि हम ये मिलकर टेक्नोलॉजी जो है वो बनाएंगे, तो हमारे सभी आईआईटी तो आपस में कनेक्टेड है। हम उसकी कंट्री के भी जो रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या आर&डी सेंटर्स हैं उनको हम लोग आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो ये वाली चीज है इसके अंदर कुल मिला के। हालांकि इस टॉपिक के अंदर मेन जो काम की चीज है वो ये है कि हम लोग को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो करना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बट फिर भी थ्योरी के अंदर आप लोग को चीजों को बताना था और कुछ कुछ नए नए टर्म्स जो है वो आप लोग को बताने थे। जैसे कि सीपीएस पूछ लिया जा सकता है कि सीपीएस क्या है, तो उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि एक नया क्लास इंजीनियर सिस्टम का हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सब चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग को पूरी तैयारी जो है वो इस प्रकार से करनी है, ठीक है। गाइस, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं इस टॉपिक को समझते हैं, बट इस टॉपिक को समझने से पहले बॉन्ड्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो अगेन वही स्टोरी जो है वो अपन देखेंगे। मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, बट काफी सारे स्टूडेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन भी करते हैं, तो उनको भी पूरी चीज जो है वो अच्छे से डिटेल में पता होनी चाहिए। तो देखो गाइस, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में मैं आपको उसके समझाता हूं। तो देखिए, कोई भी एक कंपनी है, अगर उसको लोन चाहिए होता है, ठीक है, तो लोन लेने के लिए वो क्या कर सकती है, बैंक के पास जाकर एक कंपनी लोन ले सकती है, ठीक है। और या फिर वो क्या कर सकती है, अपने शेयर्स और डिबेंचर जो है वो इशू कर सकती है, जिससे कि उस कंपनी के पास पैसा आ जाए। इसके अलावा क्या कर सकती है, वो बॉन्ड जारी कर सकती है। तो बॉन्ड एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, कर्जा एक प्रकार का हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो होता है, इसके तौर पर जैसे कि ये आप मान लो कि एक कंपनी बना लेता हूं मैं, चलो इसी को बना देते हैं। एक जो है ये मान लो आप, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी को जो है वो चाहिए पैसा, ठीक है, इस कंपनी को चाहिए पैसा। अब इसने सोचा कि ये बॉन्ड जारी करके पैसा जो है वो मार्केट से उठा सकती है। तो बॉन्ड में हमें क्या देखने को मिलता है, ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट जारी करती है, ठीक है। सर्टिफिकेट, जैसे इसमें फेस वैल्यू लिख देता हूं मैं 1000 रुपए, ठीक है, इसमें फेस वैल्यू जो है वो 1000 रुपए लिखी हुई है। और ये बॉन्ड जो है, इस पे मेंशन है कि हर साल जो है वो इस बॉन्ड पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, और ये बॉन्ड जो होगा, इस पे ये भी लिखी होती है मैच्योरिटी डेट कि कब जो है ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। तो 5 ईयर्स अपन कर देते हैं, ठीक है। तो 5 ईयर्स का ये बॉन्ड है। अब इसमें किस प्रकार से लालच दिया जाता है लोगों को, इसमें लोगों को कहा जाता है कि आप जो है ये 1000 रुपए का बॉन्ड परचेस करो कंपनी से, और कंपनी जो है, कंपनी को आप 1000 रुपए दो, कंपनी आपको ये सर्टिफिकेट दे देगी, ठीक है। और हर साल जो है वो आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर रिटर्न मिलेगा। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग कंपनी को 1000 रुपए दे देते हैं कैश, कंपनी जो है वो उनको हर साल 5 सालों तक हर साल जो है वो उनको 10% यानी कि 100 रुपए देती रहेगी, राइट। और 5वें साल पर जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, तब जो फेस वैल्यू जो है 1000 रुपए जो है, जो लोगों ने जमा किए थे इस कंपनी के पास, इस बॉन्ड को खरीदा था जो 1000 रुपए देकर, जब लोग वापस आएंगे सर्टिफिकेट को देने कि यार देखो ये मैच्योरिटी जो है वो हो गई है हमारे बॉन्ड की, अब ये बॉन्ड आप वापस ले लो, तो कंपनी क्या करेगी, 1000 रुपए लोगों को वापस दे देगी। यानी कि उनकी फेस वैल्यू जो उन्होंने जमा किया था वो वापस उनको एज इट इज मिल जाएगा। तो इस प्रकार की ये बॉन्ड्स होते हैं। और बॉन्ड जो है वो कंपनी भी जारी करती है, सरकार भी बॉन्ड जारी करते हैं। आसान भाषा में समझ में आया कि बॉन्ड होता क्या है, कुल मिलाकर एक प्रकार का लोन रहता है जो कि कंपनी जो है वो लोगों से मांग लेती है, राइट। लोगों को, पब्लिक को इन्वॉल्व कर लेती है पैसा उठाने के लिए। तो मार्केट से पैसा उठाना इसी को कहते हैं बॉन्ड्स जारी करना, राइट। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब आप पूछोगे सर कंपनी जो है वो डायरेक्टली बैंक से लोन क्यों नहीं लेती है। अब देखिएगा, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 14% है, बॉन्ड जारी करके 10% में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यानी कि रिटर्न प्रोवाइड करा सकती है। अब देखो, अगर बैंक से वो लेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि 14% देना पड़ेगा उसको। यानी कि जहां पर हर 1000 रुपए में वो 100 रुपए दे रही थी इंटरेस्ट के तौर पर, वहां पर हर 1000 रुपए में 140 रुपए जो है वो उसको इंटरेस्ट के तौर पर देने पड़ेंगे। तो फायदा कहां पर है कंपनी का, खुद बताओ आप, फायदा कहां है, पब्लिक को देने में ना, क्योंकि पब्लिक जो लेगी वो 10% पे लेगी। अब आप बोलोगे सर पब्लिक क्यों 10% पे लेगी, क्योंकि पब्लिक के पास ये अपॉर्चुनिटी है ना कमाने की। अब पब्लिक बैंक तो नहीं है, बट फिर भी पब्लिक के पास ये अपॉर्चुनिटी हो गई कि उसको जो है वो पब्लिक को रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो पब्लिक के लिए एक प्रकार का प्रॉफिट है ना कि एफडी से ज्यादा अमाउंट जो है वो यहां पर मिल रहा है पब्लिक को, राइट। तो एफडी में भी इतना नहीं मिल रहा, बट यहां पर उस पब्लिक को मिल जाएगा और 5-10 साल के लिए मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से पब्लिक जो है वो अट्रैक्ट होकर ये बॉन्ड परचेज करती है। और ज्यादातर
पब्लिक जो होती है वो सरकारी बॉन्ड जो है वो आसानी से परचेज कर लेती है। जिस सरकारी बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, सॉवरेन बॉन्ड। जहां पर भी सॉवरेन बॉन्ड लिखा हुआ सुनो आप ये तुरंत समझ जाना कि ये सरकारी बॉन्ड है। तो पब्लिक जो है वो सॉवरेन बॉन्ड को इसलिए परचेज करने के पीछे भागती है क्योंकि पब्लिक को पता रहता है कि कंपनी अगर डूब जाएगी तो उनको पैसा मे बी मिले या ना मिले, बट सरकार अगर बॉन्ड जारी करेगी तो 100% गारंटी पब्लिक को रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सरकार ऑफर कर रही है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो बॉन्ड आप समझ गए अच्छे से। अब बात करते हैं थोड़ा जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। अभी क्या हुआ है, सरकार ने एक नया फाइनेंशियल इनोवेशन तरीका, यानी कि एक फाइनेंशियल तरीका जो है वो अपनाया है, नया इनोवेटिव तरीका, जिसमें ये पंजाब एंड सिंध बैंक को रिकैपिटलाइज कर रहे हैं। रिकैपिटलाइज का मतलब बैंक के पास पैसा जो है वो डाला जा रहा है, राइट, जिससे कि बैंक लोगों को लोन दे सके। आप जानते हैं आज की डेट में बैंक काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में क्यों है, क्योंकि बैंकों से पब्लिक ने पैसा लिया था, पब्लिक वो पैसा चुका नहीं पा रही है। तब क्या हो रहा है, बैंकों की हालत खराब हो रही है, क्योंकि बैंकों को वो पैसा जो है, जिन लोगों ने डिपॉजिट किया है बैंक में, उनको तो रिटर्न करना है ना, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक कैसे ऑपरेट करती है, जैसे कि ये बैंक है, ठीक है, ये रुपीज है, ये पैसा मांग लो, हरा नोट है ये, ठीक है। अब जो लोग जो है वो पैसा डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि मैंने बैंक में जाकर पैसा जमा किया, तो इसी पैसे को बैंक क्या करती है, दूसरों को लोन देती है। अब किसी ने ये लोन लिया और लोन बैंक को चुकाया नहीं, तब क्या होगा, जो डिपॉजिटर है, जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है, वो तो खड़े हो जाएंगे, लाओ हमारा पैसा दो। बैंक कहां से देगी, ये स्थिति हो गई आज की डेट में बैंक की, राइट। और इसलिए तो बैंक को मर्ज किया गया है, काफी सारे बैंक के दिवालिये निकल गए, हमने देखा, पास्ट में बात भी करी थी, राइट। तो ऐसी स्थिति जो है वो बैंक में हम लोग को देखने को मिली, काफी ज्यादा स्ट्रेस में है बैंक। तो अभी बैंकों में पैसा डालने के लिए एक तरीका जो है वो अपनाया है सरकार ने। कैसा तरीका है ये, बैंक से मतलब बैंक को इन्होंने 5500 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड जो है वो इशू कर दिया है। कैसे बॉन्ड इशू किया है, बैंकों को कहा है कि बैंक जो है ये सरकार को पैसा दे। वही बॉन्ड में मैंने आपको क्या बोला था कि ये सरकारी बॉन्ड है, सरकार जो है इस बैंक को बॉन्ड देगी और ये बैंक जो है वो सरकार को पैसा दे देगी। अब यही पैसा जो बैंक ने सरकार को दिया है, वो पैसा जो है वो वापस सरकार यहां पर दे देगी बैंक को। थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ, मुझे पता होगा, अब इसलिए मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं, ठीक है। अभी ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है, ये रुपीज मान लो, ठीक है, ये रुपीज मान लो, ठीक है, ये बॉन्ड है, ये पैसा है, ठीक है। आप ऐसे नहीं समझोगे, चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये येलो कलर का बॉन्ड है, हरा कलर का नोट है, और ये बैंक है, ठीक है। सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये सर्टिफिकेट जारी किया, बॉन्ड जारी किया इस बैंक को। बैंक क्या करेगी, बॉन्ड लेकर सरकार को दे देगी पैसा, हरी पत्ती। अब सरकार यही पैसा इस बैंक में डाल देगी, राइट, जिससे कि बैंक जो है वो दूसरों को लोन दे सके। अब आप बोलोगे सर, अगर जब बैंक के पास पैसा था तो ये बैंक ने वापस पैसा सरकार को क्यों दिया, यही पैसा जो है वो लोन पे क्यों नहीं चलाया। तो देखिए गाइस, एक चीज होती है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसमें RBI बोलती है कि बैंकों के पास एक अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट एक ऐसा होना चाहिए जिसको वो खर्चा नहीं करेगी, राइट। तो ये बोलती है कि नहीं बोलती RBI, ये क्यों बोलती है, क्योंकि कल को अगर बैंक अपने पास से पूरा पैसा जो है वो खर्च दे, राइट, खर्चा कर दे, बैंक के पास कोई सिक्योरिटी ना रहे, तब क्या होगा, यहां पर जब लोग आएंगे, यानी कि जिन्होंने पैसा जमा किया हुआ है बैंक में, वो आएंगे बैंक के पास से पैसा मांगने, तो उनके पास पैसा नहीं रहेगा ना बैंक के पास, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी बैंक को, राइट। बैंक, लोग बाहर खड़े हो जाएंगे पैसा मांगने के लिए, बैंक खाली है, पैसा नहीं है। तो इसलिए कुछ अमाउंट जो है वो बैंक अपने पास रखती है लोगों को देने के लिए। अब वही कुछ थोड़ा सा अमाउंट बैंक के पास नहीं है, राइट, और ये नहीं होगा तो क्या होगा, बैंक लोन वगैरह रिलीज नहीं कर पाएगी। अब सरकार ने क्या किया, यहां से जो पैसे लिए हैं उसके एवज में ये रख दी ना सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी भी पैसे के बराबर है, मनी के बराबर है। कल को यानी कि बैंक के पास ये सिक्योरिटी कि भाई कल को मैं ये सर्टिफिकेट वापस करूंगा सरकार को, सरकार मुझे वापस पैसा देगी। तो यही चीज हुई है। अब आप बोलोगे सर, सरकार अपना घाटा क्यों करा रही है, क्योंकि सरकार को देश चलाना है ना, तो इसलिए तो सरकार इस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपना रही है। और बैंक को इन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक को क्यों चुना है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए चुना है क्योंकि अल्टीमेटली ओनर जो है इस बैंक की वो कौन है, सरकारी है ना। और सरकार को चाहिए कि ये बैंक जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करे, और अभी सरकार के पास भी पैसा नहीं है, तो इस प्रकार से जो है वो सर्कुलेशन किया है मनी का, राइट। बट ये पैसा वापस आएगा, यानी कि जो पैसा जो अभी इन्होंने बोला है ना कि ये पैसा जो है वो डाल रही है 5500 करोड़ रुपए बैंक के पास सरकार, ये पैसा आएगा, कब आएगा, ये पैसा आएगा कुछ सालों के बाद, 10 से 15 सालों के बाद, जब इसकी मैच्योरिटी होगी बॉन्ड की, तब ये पैसा वापस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बैंक को पैसा नहीं दे रही है, सरकार ने बस गोल घुमा दिया चक्कर, गोल नहीं घुमाया है।
अभी के लिए गोल घुमाए क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, बट 15 साल के बाद सरकार जो है वो अपनी अपनी स्थिति अच्छी कर लेगी और जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा तब ये पैसा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली किसका फायदा हो रहा है? बैंक का ही फायदा हो रहा है। बैंक में जो सरकार ने कहा है कि पैसा डालेगी सरकार, वो उसने डाल दिया इस प्रकार से। अभी तो पैसा नहीं है, क्या करें? तो गोल घुमा दिया है बस, और इसको डिले कर दिया है। और ये गोल इसलिए घुमाए जिससे कि बैंक के पास जो मौजूद जो पैसा है उस पैसे का इस्तेमाल कर सके बैंक लोगों को लोन देने के लिए। अब एक और कंसेप्ट समझो जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। बैंक क्यों लोन दे रही है, क्यों सरकार बोल रही है कि लोगों को लोन दिया जाए? क्योंकि लोग बाग अपना धंधा पानी शुरू करें, क्योंकि बिना लोन के काम धंधा शुरू नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक रियल एस्टेट कंपनी का एग्जाम्पल सोचो आप। एक बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है। अब एक कोई बिल्डर है, उस बिल्डर के पास पैसा नहीं होगा तो वो बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। अब खुद का घर का पैसा तो है नहीं उससे कि उसको लगा के वो बिल्डिंग बनाए। बिल्डर्स क्या करते हैं? बैंकों से लोन लेते हैं। बैंकों से लोन लेने के बाद जो है वो बिल्डिंग बनाते हैं। तो आप बोलोगे सर इससे तो बिल्डर का फायदा है। नहीं, जब बिल्डिंग बनती है तब काफी सारे लेबर्स को काम मिलता है, काफी सारे लोगों को काम मिलता है, राइट? तो और फिर इकोनॉमी रन करती है। जब बिल्डिंग बन के तैयार होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग दूसरी कमोडिटीज को परचेज करेंगे, वो पैसा जो है वो दूसरे के पास जाएगा, फिर आगे पैसा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे कि एक लेबर है, अब लेबर को मिली पेमेंट, अभी तक जो है वो ये बिल्डर ने अपना काम शुरू नहीं किया था क्योंकि इसके पास लोन नहीं आया था। अब बैंकों की स्थिति अच्छी हुई, बैंक ने लोन दिया बिल्डर को, बिल्डर ने अपना काम कर दिया शुरू। आगे का क्या कहानी होगी? बिल्डर ने काम किया शुरू, बिल्डर रखेगा लेबर्स को वो सैलरी देगा, पेमेंट देगा। अब वो लेबर्स क्या करेंगे? लेबर्स अपनी बेसिक नीड का सामान खरीदेंगे दुकानदारों से, राइट? तो लेबर का पैसा कहां पर गया? दुकानदार के पास गया। दुकानदार के पास सामान आएगा, दुकानदार अपने एम्प्लॉइज को पैसे देंगे। अब दुकानदार के एम्प्लॉय के पास पैसा आया, अब दुकानदार के एम्प्लॉय जो है वो पैसा कहां पे खर्च करेंगे? दूसरी जगह पे खर्च करेंगे, वो अपनी बेसिक नीड्स का सामान परचेज करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं? एक प्रकार से सर्कुलेशन चल रहा है ना। बट अगर यहीं पर ही ठप पड़ जाएगी स्थिति, बिल्डर अपना काम ही नहीं शुरू कर पाएगा इस चीज के कारण, पैसा जो है वो नहीं मिल पा रहा मार्केट में, लोन नहीं उठा पा रहे लोग, तब क्या होगा? बिजनेस शुरू नहीं होगा। बिजनेस शुरू नहीं होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, राइट? तो ये इकोनॉमी को रिवाइव करने का तरीका होता है कि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे, दूसरा लोग बाग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें। और लोग खर्चा कब करेंगे? जब लोगों के पास आएगी इनकम। क्लियर हुई पूरी बात है? तो ये आपको ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्कुल क्लियर रखना है, A to Z, राइट? तभी जाकर पूरी पिक्चर बेटर तरीके से क्लियर होती है। तो ये सरकार ने इस प्रकार से पंजाब एंड सिंध बैंक को ये 5500 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड जो है वो जारी किया है। और ये कौन सा बॉन्ड है? नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको पढ़ाया था 1000 रुपए के बॉन्ड के बारे में कि 1000 रुपए के बॉन्ड पे एक कंपनी वाले ने कितना 10% इंटरेस्ट जो है वो रखा। यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि सरकार ने कहा है कि मैं आपको बॉन्ड दे रहा हूं और आपसे आप जो है उस पर मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। यानी कि जो फेस वैल्यू है, जो यानी कि जैसे अगर सरकार ने 1000 रुपए का बॉन्ड दिया, ये बैंक ने जो है वो 1000 रुपए यहां पर दिए सरकार के पास, तो कल को ये बॉन्ड जब बैंक वापस लेकर आएगी सरकार के पास तो सरकार सिर्फ 1000 रुपए दे देगी, या फिर मतलब एक्चुअल में 5500 करोड़ रुपए जो है वो दे देगी। इस पर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को स्ट्रेटेजी बनानी थी और सरकार के पास ऑलरेडी आज की रेट में पैसा नहीं है, तो कल भी वो अपना लॉस थोड़ी ना सहेगी हर साल इंटरेस्ट वगैरह देकर, तो फिर उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा। साथ ही साथ ये जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब मैंने भी आपको क्या बताया था? अगर 5 साल का बॉन्ड होगा तो कंपनी क्या करती है? कंपनी हर साल, 5 साल का बॉन्ड है तो कंपनी हर साल जो है वो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 10% उसने मेंशन किया, तो हर साल 10% देती है। तो इसमें क्या होता है? कूपन बॉन्ड में क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर ये 5 साल की मैच्योरिटी इसकी, तो जैसे कि 5 5 5 5 5, एक 5 नीचे चला गया अपना, तो ये कितने 5 हो गए? 5 बार 5 हो गए। तो अब जब ये 5 कूपन मान के चलो, या अलग अलग मान के चलो, या फिर ये कर लो आप, चलो ये एक ही सिंगल 5 मान लो, आप एक ही सिंगल 5 मान लो और आप ये कर लो, चलो ठीक है। अब ये एक बॉन्ड है, ठीक है, ये एक बॉन्ड है, इसके नीचे लगे हैं 5 कूपन, 5 पर्चियां लगी हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 पर्ची, ठीक है, ये 5 पर्ची है। अब क्या होगा? अब ये बॉन्ड जो है ये कितने का था? 1000 रुपए का था। 5 पर्ची कितनी की है? 10% की है। तो अब जब एक कंपनी वाले के पास जो कोई बंदा जाएगा, 5 सालों का इसने बॉन्ड लिया है, 5 साल बाद ये बॉन्ड मैच्योर होगा, तो एक बंदा जाएगा पहले साल, बोलेगा लो 10%, तो 10% कितना होता है? 1000 का 100 रुपए। ये इस बंदे के पास जो है, ये बंदा जो है वो इस पर्ची को देगा कंपनी को, कंपनी उसको 100 रुपए दे देगी। दूसरी बार जाएगा, दूसरी बार ये बंदा इस पर्ची को देगा, इस कूपन को देगा, कंपनी उसको 100 रुपए दे देगी। तीसरी बार 100 रुपए दे देगी, चौथी बार 100 रुपए, 5वीं बार 100 रुपए, फिर उसके बाद 5वीं बार में जाएगा तो 100 रुपए के साथ ये वाली चीज भी दे देगा और बोलेगा लाओ हमारी फेस वैल्यू 1000 रुपए। तो कूपन का मतलब सिंपली इसके नीचे लगे होते हैं कूपन,
जिसको फाड़ फाड़ के जो है वो दे दिया जाता है, या फिर नहीं भी फाड़ा जाता है तो हम लोग को देखने को मिलता है कि कूपन बॉन्ड्स, वैसे आजकल तो मतलब इस प्रकार से कूपन बनते नहीं है फाड़ने वाले, ज्यादातर स्टैंप वाले हम लोग को देखने को मिलते हैं कि 5 जगह छोड़ दी जाती है, कंपनी स्टैंप लगा देती है कि आपने दे दिया, रिसीव हो गया, रिसीव हो गया। तो ऐसे स्टैंप जो है वो लगा दिए जाते हैं। राइट, तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर कि यहाँ पर कोई जीरो कूपन बॉन्ड नहीं है, यानी कि हर साल जो मतलब ये जीरो कूपन बॉन्ड नहीं, यानी कि कोई भी इसमें कूपन नहीं है और कोई भी हर साल का जो है वो एडवांटेज नहीं है कि हर साल जो है वो बैंक को जो है वो कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा या रिटर्न मिलेगा सरकार की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं। जीरो कूपन मतलब सिंपल फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू लिखी हुई है वो एज इट इज जो है वो वापस कर दी जाएगी, इसमें ना कोई इंटरेस्ट मिलेगा ना कुछ होगा। अब बैंक ऐसा बॉन्ड क्यों लेगी, अब आप ये पूछोगे, तो गाइस बैंक किसकी है, सरकार की बैंक है, और बैंक को क्या करना है, रिकैपिटलाइज करना है। तो ऑब्वियसली बात है, जब सरकार पूरी चीज चला रही है तो उसने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, सिंपल सी। तो ये चीज बस आप लोग को पता होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में। गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि राज्यों के ऊपर काफी ज्यादा लोन है, जो स्टेट्स हैं हमारी उन्होंने काफी लोन ले रखा है, इकोनॉमी जो है वो हमारी काफी बुरी तरह से हैम्पर हुई है कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण। हालांकि उससे पहले भी स्थिति काफी ज्यादा खराब थी, स्लो डाउन पे ऑलरेडी हम लोग चल ही रहे थे, और ये और भार जो है वो कोरोना वायरस का आ गया, तो उसके चलते इकोनॉमी हमारी क्रैश हुई है। राइट, तो इसके चलते काफी सारी स्टेट्स को सर्वाइव करना था, तो उन्होंने लोन्स वगैरह लिए। राइट, तो उसके कारण स्टेट्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी भरकम कर्जा हम लोग को नजर आ रहा है। तो इसकी एनालिसिस जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है, इकरा ICRA है, उसके द्वारा की गई है। कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर पहले ही 9 महीनों में राज्यों ने 3,85,400 करोड़ रुपीस बोरो किए हैं। तो इसके बारे में हालांकि आप लोग को ऑलरेडी पता ही, यहां पर एक छोटी सी चीज याद रखना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राज्य जो बोरो करती हैं, राइट, तो उसके बारे में मेंशन्ड है आर्टिकल 292 और 293 में। राइट, कि स्टेट्स जो बोरो करती हैं, लोन्स वगैरह लेती हैं, कर्जा वगैरह जब लेती हैं, तो उसके बारे में पूरी चीज मेंशन इन आर्टिकल्स के अंदर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक अभी न्यूज में है, तो ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो 293 और 292 जो है आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये जो 293 के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि राज्यों की बोरोइंग पावर्स के बारे में मेंशन्ड है कि एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की बोरो करना। राइट, और समय समय पर स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो लिमिट सेट करती है कि कितने लिमिट तक जो है वो लोन जो है वो राज्य जो है वो ले सकती है, तो वो एक कानून पास करके ये लिमिट सेट कर देती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कानून बनाती है आर्टिकल 292 के तहत। राइट, हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें लिमिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो एक लिमिट सेट करती है कानून बनाकर। तो ये 292 में मेंशन, और स्टेट्स के बारे में 293 में मेंशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और एक और प्रोविजन इसमें हम लोग को ये चीज नजर आती है, जैसे कि केंद्र सरकार ने राज्यों को लोन दिया, ठीक है, अब राज्य सरकार किसी को लोन नहीं दे सकती है अनटिल एंड अनलेस उसने केंद्र सरकार के बकाया लोन को ना चुकाया हो। तो ये वाला प्रोविजन भी इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये बस बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा, स्पेशली 293 और 292, क्योंकि ये चीज आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गावी, इस टॉपिक को मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूं, बट फिर से ये टॉपिक रिपीट हुआ है। अगेन पूरी चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे अपन, गावी से रिलेटेड। तो पहले बताता हूं ये गावी है क्या, उसके बाद फिर ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था वो अपन जानेंगे। तो सन 2000 में बनाई गई थी ये गावी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ये हमें देखने को मिलता है। मोटे मोटे तौर पर ये एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा समझो, जिस प्लेटफॉर्म पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और इनका काम क्या होता है, गरीब देश, दुनिया भर के जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं, गरीब देश जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वहां पर जो बच्चे रह रहे हैं उनको वैक्सीन मिल सके, वैक्सीन का एक्सेस उन तक पहुंच सके। और इवन इनका फोकस जो होता है वो नई वैक्सीन के ऊपर भी होता है कि नई वैक्सीन का भी एक्सेस, जैसे कि कोई नई वैक्सीन बनी तो वो भी जो है वो दुनिया भर में पहुंच सके। राइट, यानी कि गरीब देशों तक जो है वो पहुंच सके। तो इस पर मेनली टारगेट किया जाता है, फोकस किया जाता है। और इसमें जो शामिल होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज ऑब्वियसली होते ही होते हैं, डोनर कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलते हैं जो हेल्प करते हैं, राइट, दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर के तौर पर है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, वैक्सीन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों की ही नजर आती हैं, रिसर्च और टेक्निकल एजेंसीज इसमें मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसमें मौजूद है, और भी दूसरे प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट हम लोग को इसमें देखने को मिलते हैं। राइट, इसकी मेन एक्टिविटी क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि बच्चों की लाइफ को जो है वो बचाना है,
राइट। और साथ ही साथ जो लोग बाग हैं उनकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के ऊपर ये काम करते हैं। और इनका मेन फोकस होता है कि गरीब देशों में वैक्सीन वगैरह की पहुंच जो है वो हो सके, यानी कि पहुंच सके वैक्सीन वगैरह। और ये कंट्रीब्यूट करते हैं यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं, उसके रिजल्ट पर फोकस करते हैं, राइट। और इसकी जो पार्टनर्स कंट्री वगैरह जो होती हैं, जो डोनर कंट्रीज के तौर पर इसकी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये मैंने भी आपको बताया डोनर गवर्नमेंट्स, तो ये फंडिंग वगैरह भी इसमें प्रोवाइड कराती हैं, राइट, कि जिससे बेहतर तरीके से इसमें काम हो सके गावी के अंदर। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्ष वर्धन जी, इनको नॉमिनेट किया गया है गावी के जो गावी का बोर्ड जो है उसके मेंबर के तौर पर। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस को और वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को गावी बोर्ड की। और गावी बोर्ड की बात करेंगे तो ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है, पॉलिसी मेकिंग का काम इसका होता है गावी बोर्ड का, कि गावी किस प्रकार से ऑपरेट करेगा, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है किस प्रकार से ऑपरेट करेगा, तो उसकी पूरी तैयारी जो है वो गावी बोर्ड करता है। ये इवन मॉनिटर करता है कि गावी के जितने भी ऑपरेशंस वगैरह जो चल रहे हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, राइट। जिस जिस डेवलपिंग कंट्रीज को टारगेट किया गया वहां पर मतलब जो रिजल्ट है वो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा, लोगों तक वैक्सीन पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही, तो हर एक चीज को जो है वो देखा जाता है, इनके द्वारा मॉनिटर किया जाता है, राइट, कि प्रॉपर प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए इसके मेंबर के तौर पर हम लोग को कौन कौन देखने को मिलता है, यानी कि गावी बोर्ड की मेंबरशिप किनको मिलेगी, तो जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं तो वो इसमें मौजूद होते हैं, एक्सपर्ट्स हम लोग को प्राइवेट सेक्टर के इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो गावी है, इसके बारे में पता होना चाहिए, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बारे में पता होना चाहिए कि अब ये गावी बोर्ड के मेंबर के तौर पर अब हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था। और आज का जो आपका होमवर्क है वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इसको आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स आपको तैयार करने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। बाकी इस लेक्चर की PDF आपको कैसे मिलेगी उसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, अगेन बता देता हूँ। उसकी PDF की फीस है पर मंथ, यानी कि हर महीने की मात्र 100 रुपए इसकी फीस है। और इसमें आपको डेली लेक्चर्स की PDF मिलती है, हैंडआउट नोट्स आपको मिलते हैं, आपके रिवीजन करने के लिए आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है, आपको मंथली मैगजीन भी मिलती है, इतना सब कुछ मात्र 100 रुपए पर मंथ की फीस के हिसाब से। और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए MCQ क्वेश्चन चाहिए करंट अफेयर्स के, तो मिनिमम 150 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होते हैं, और उसकी फीस मात्र 50 रुपीज। तो आप ये दोनों चीज एक साथ भी ले सकते हैं। और एक अभी ऑफर है, तो अगर आप 12 महीने का एडवांस पेमेंट करते हैं, यानी कि पूरे सन 2021 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो उसमें आपको MCQ जो है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, राइट, जिसकी कॉस्ट 600 रुपए है, यानी कि आपको ये अलग से 600 रुपए नहीं देना है, मात्र 1200 रुपए में आपको MCQ के साथ ये पूरी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इसको आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको फीस पेमेंट आप करोगे, और फीस पेमेंट कैसे करोगे आप, तो ये QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हो फीस पेमेंट करने के लिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर बैंकिंग डिटेल्स भी मौजूद है, UPI ID भी मौजूद है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो फीस पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है, रेफरेंस नंबर के साथ डिटेल स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसमें रेफरेंस नंबर होता है या फिर एक UTR नंबर होता है, क्या होता है UTR नंबर, ठीक है। तो ये आपका नंबर जो है वो आपके स्क्रीनशॉट पे दिखाई देना चाहिए, फिर आप लिखिएगा आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये स्क्रीनशॉट, और किस महीने का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, पूरे महीने का चाहिए तो पूरे महीने लिख दीजिए कि पूरे 2021 का चाहिए, जनवरी का चाहिए तो जनवरी 2021 लिख दीजिए, राइट। और उसको आप ये पूरी डिटेल्स को भेज दीजिएगा kamlakshjha@gmail.com पर, आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो ऐड कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। और अभी आज 1 तारीख का जो है वो ग्रुप अभी क्रिएट किया है मैंने, राइट, जब ये आप वीडियो देखोगे तब भी ये ग्रुप क्रिएट हो गया होगा, आप अपने एक बार ईमेल को चेक कर लेना, आपके पास ईमेल आ गया होगा, एक्सेस आपको मिल गया होगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा जरूर, राइट। तो जब तक आप ये वीडियो देखोगे मैं डेफिनेटली बना ही लूंगा तब तक, और आपको PDF जो है वो वहां पर मिल जाएगी। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना है इस पेड पैकेज से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर्स के बारे में और कोई आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कमलाक्ष झा के नाम से मैं फेसबुक पर हूँ, मेरा नाम है ये, राइट। तो मुझे आप ऐड कर लीजिएगा, वहां पर आप मैसेज कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है 9713282838, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर SMS कर दीजिए, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और टेलीग्राम करें तो ज्यादा बेटर है, मैं जल्दी आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा, और जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो बेटर तरीके से टेलीग्राम पर बता दूंगा, क्योंकि वहां पर वो फोटो वोटो या फिर कुछ चीजें भेजने की फैसिलिटी होती है, वो SMS पे नहीं हो पाती, राइट। तो चलो एनीवेज, और बाकी आप अगर टेलीग्राम पे हो तो आप अपने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे 2 तारीख के करंट अफेयर्स के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।